फन भी होगा, मस्ती भी होगी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएसटी विद साहिल में, जहां आज हम रिवाइज करने वाले हैं बहुत ही मनमोहक सा टॉपिक जिसका नाम है वैल्यू ऑफ सप्लाई। सर, वैल्यू ऑफ सप्लाई का मतलब आखिरकार क्या होता है? वैल्यू ऑफ सप्लाई मतलब आखिरकार वो कौन सी वैल्यू है जिसके ऊपर हम जीएसटी लगाएंगे। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में सर दो बातें हैं, एक जो सेक्शन 15 में लिखी है और दूसरी जो रूल्स में लिखी है। रूल्स वाली बातें सीए इंटर के सिलेबस में नहीं है, रूल्स वाली बातें आप सीए फाइनल में सीखोगे। तो सीए इंटर के सिलेबस में बस है आपका सेक्शन नंबर 15। सेक्शन 15 बोलता है कि आपको लेना है वो वैल्यू जो अनरिलेटेड पर्सन के बीच में हो, दैट इज सप्लायर और रेसिपेंट अनरिलेटेड होने चाहिए। एक और चीज जहां पे प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, मतलब कोई ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए जहां पे थोड़ा बहुत कैश आ रहा है और थोड़ी बहुत कोई दूसरी कमोडिटी हो रही है, फॉर एग्जांपल एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन। और इस केस में वैल्यू हो जाएगी हमारा क्या, ट्रांजैक्शन वैल्यू। ठीक है, तो हमें बस इतना सा ध्यान रखना है कि अनरिलेटेड पर्सन और अनरिलेटेड पर्सन के बीच में कौन सी वैल्यू पे जीएसटी लगेगा, ट्रांजैक्शन वैल्यू पे जीएसटी लगेगा। एमआरपी, अग्रीड वैल्यू, लिस्ट प्राइस, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ट्रांजैक्शन वैल्यू मतलब प्राइस पेड और पेबल। तो बस देखो ध्यान से, अगर होलसेल प्राइस है 7,000 रुपए पर अनरिलेटेड कस्टमर को हम 6,700 में बेच रहे हैं, तो सर हमारे लिए कौन सा प्राइस रिलेवेंट है? 6,700, 7,000 वाला प्राइस हमारे लिए इररिलेवेंट हो जाएगा। अब सर वैल्यू में क्या क्या जोड़ना है, तो हमने वो इसको ऐसे ध्यान रखा था, इडियट्स हो तुम गधे हो अभी तुम्हें मालूम नहीं है, आ जाओ। तो बेटा इडियट्स से हमने इसको ध्यान रखा था। अब देखो ये कैसा है ना, सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 बताता है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या चीजें ऐड हो और क्या चीजें माइनस। उसमें सबसे पहले आ जाओ आप आई के ऊपर। आई का मतलब होता है सर सारे के सारे इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, कमीशन, पैकिंग, जो सप्लायर चार्ज कर रहा है। तो सप्लायर की लाइबिलिटी पर और इनकर कौन कर रहा है? सर अगर सप्लायर की लायबिलिटी है, रेसिपेंट इनकर कर रहा है, तो वो भी इंक्लूड करेंगे। तो देखो यार, जो भी सारे इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हैं उन सारे इंसिडेंटल एक्सपेंसेस को जोड़ा जाएगा। पैकिंग हो गया, फ्रेट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। अब इसमें ना एक बात है, अगर एक्स फैक्ट्री कॉन्ट्रैक्ट है, एक्स फैक्ट्री कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है फैक्ट्री तक के सारे खर्चे सप्लायर के और फैक्ट्री के बाद के खर्चे रेसिपेंट के। तो जितने भी फैक्ट्री तक के खर्चे हैं बस वही सारे जोड़े जाएंगे, फैक्ट्री के बाद वाले खर्चों को जोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो मॉड्यूल की छोटी छोटी बातें भी हम रिवीजन में कवर करेंगे, हो सकता है एग्जाम में वो छोटी बात उठा के पूछ ले। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस के बाद डी मतलब डिस्काउंट। अब डिस्काउंट का ये वाला चार्ट आप ध्यान रखो, दो डिस्काउंट है। एक जो टाइम ऑफ सप्लाई के टाइम पे पता है उसको आप माइनस करो, कोई दिमाग नहीं लगाना। एक वो डिस्काउंट है जो आपको टाइम ऑफ सप्लाई पे पता नहीं है। अगर डिस्काउंट टाइम ऑफ सप्लाई पे पता नहीं है तो अगर दो कंडीशन होगी तो ही जाके डिस्काउंट माइनस होगा। पहली कंडीशन है कि सर एग्रीमेंट होना चाहिए और दूसरा सर रेसिपमेंट हमारा आईटीसी क्या कर दे, रिवर्स कर दे। सर तो जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो एट द टाइम ऑफ सप्लाई, माइनस करो। कैश डिस्काउंट होता है सर वो जनरली एट द टाइम ऑफ सप्लाई नहीं होता है तो माइनस नहीं करो। पर अगर कैश डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सप्लाई है तभी आपको पता है कि आप डिस्काउंट दे रहे हो तो उसको भी आप क्या कर दो, माइनस कर दो। फिर एक होता है क्वांटिटी डिस्काउंट, बाय मोर सेव मोर, माइनस करने की जरूरत ही नहीं है। फॉर एग्जांपल ऐसा बोला कि 10,000 यूनिट खरीदी तो 10 की पड़ेगी और अगर 12,000 यूनिट खरीदी तो 9 रुपए की पड़ेगी। अब सर अपने को तो पहले से पता ही नहीं है कि सामने वाला 10,000 खरीदेगा कि 12,000 खरीदेगा, तो ऐसे डिस्काउंट को तब तक माइनस नहीं करना जब तक एग्रीमेंट ना हो और सामने वाला आईटीसी रिवर्स करने को ना माने। तो स्टैगर्ड डिस्काउंट बोलो, क्वांटिटी डिस्काउंट बोलो, बात एक ही है। अब सुनो ध्यान से, सपोज करो क्या था ना, साहिल सर ने एक राजन वाले को 1000 क्वांटिटी एट द रेट 10 रुपीज ऐसा अपना एग्रीमेंट हो गया था दिवाली का कि 1000 इंटू 10, 10,000 में हम इसको बेचेंगे। जीएसटी 18%, दैट इज 11,800। हमारा डील ऐसा था कि अगर आप थोड़ा सा ज्यादा खरीदते हो तो हम आपको 9 रुपए लगाएंगे रेट्रोस्पेक्टिव। तो पहले हमने 1000 पे 10 लगाया, अब आपने ज्यादा क्वांटिटी खरीदी तो अब रेट्रोस्पेक्टिव हम कितना लगाएंगे आपको, 9। तो 1000 इंटू 9 कितना हो गया, 9,000। इसके ऊपर सर 18% का जीएसटी हो गया 1620, टोटल पड़ गया 10,620। तो अब सर क्या इस वाले डिस्काउंट को माइनस करेंगे? दो बातें,
पहले सामने वाले ने आईटीसी लिया होगा कितने का, पर आईटीसी बनेगा कितने का, 1620। तो हम इस डिस्काउंट को भी माइनस करने देंगे अगर दोनों के बीच एग्रीमेंट हो। और भाई ये जो राजन भाई है ना, ये 180 रुपए का आईटीसी डन है क्या क्लास। तो बस डिस्काउंट सर पता हो तो माइनस करना, नहीं पता हो तो अगर एग्रीमेंट और रेसिपेंट रिवर्स करे तो आप माइनस कर देना। आई हो गया, डी हो गया। फिर सर एक और आई है, डेट इज इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनल्टी। इसका तो मंत्रा याद रखना, इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी आपको जब मिले, जितना मिले उसको आप कम जीएसटी मानना। कम जीएसटी मानने का मतलब है आप उसमें जीएसटी को इंक्लूसिव मानोगे। तो सर इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनल्टी, ये रहा इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनल्टी। सर अगर सामने वाले ने इंटरेस्ट वेव कर दिया, वेव कर दिया का मतलब है कि भाई सामने वाले ने इंटरेस्ट लिया ही नहीं, तो फिर कोई जीएसटी की बात नहीं होगी। अगर इंटरेस्ट है 750 रुपए तो आप 750 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस रेट, तो वो आ जाएगा हमारा एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। सर इंटरेस्ट का कोई अलग से रेट होता है क्या? नहीं राजा, जो ओरिजिनल गुड्स का रेट होता है वही रेट लग जाता है हमारा किसके ऊपर, इंटरेस्ट के ऊपर। तो बस इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनल्टी में बस इतना ही ध्यान रखना, जब मिले जितना मिले कम जीएसटी मानो। और कम जीएसटी में कैसे निकालो, इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन 100 प्लस रेट। ठीक है सर, ये भी हो गया। तो आई हो गया, डी हो गया, आई हो गया। ओ स्टैंड्स फॉर सर हमारा अदर एक्सपेंसेस। तो अदर एक्सपेंसेस में अगर कोई भी खर्चा जो लाइबिलिटी सप्लायर की है पर फॉर द टाइमिंग रेसिपिएंट ने इनकर करी है, तो उसको भी सर वैल्यू ऑफ सप्लाई में जोड़ा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अपन ये वाले एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एक है ग्रैंड बीस। ग्रैंड बीस ने एबीसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा, डीलर मीट करानी थी। तो अब यहाँ पे है ग्रैंड बीस और इसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है किसके साथ, एबीसी कंपनी के साथ। और एबीसी कंपनी को बोला है कि भाई आप डीलर मीट करो। ग्रैंड बीस ने वेंडर्स के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट करा, वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक, ऑडियो सिस्टम। तो ग्रैंड बीस ने एक और कॉन्ट्रैक्ट करा है किसके साथ, अलग अलग वेंडर्स के साथ। सारा पेमेंट कौन करेगा सर, अगर ग्रैंड बीस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो सारा पेमेंट ग्रैंड बीस ही करेगा। अब ये जो सॉफ्ट ड्रिंक सप्लायर है ना, सॉफ्ट ड्रिंक सप्लायर बोल रहा है कि भाई जैसे ही हमने ये क्रेट्स कैंस रखे हैं तो हमें अब इमीडिएटली पेमेंट चाहिए। तो पेमेंट तो ग्रैंड बीस देगा। एबीसी कंपनी ने बोला अपन एक काम कर देते ना, हम अभी आपको पेमेंट दे देते। सर एबीसी पेमेंट तो दे रहा है पर लायबिलिटी किसकी है, तो लायबिलिटी ग्रैंड बीस की है पर अभी फॉर द टाइमिंग पेमेंट कौन दे रहा है, एबीसी। तो सर क्या इसको भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में जोड़ेंगे? हाँ सर, इसको भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में जोड़ा जाएगा, बिकॉज लायबिलिटी ही किसकी है, ग्रैंड बीस की, भले फिर फॉर द टाइमिंग रेसिपेंट ने इनकर करी हो। ठीक है, तो पेमेंट टू थर्ड पार्टी, एनी अमाउंट दैट द सप्लायर इज लाइबल बट हैज बीन इनकर्ड बाय द रेसिपेंट। पर सर व्हाट इफ अगर लाइबिलिटी ही रेसिपेंट की हो, तो अगर लाइबिलिटी रेसिपेंट की और इनकर भी रेसिपेंट ने करा है तो उसको ऐड करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सर टी स्टैंड्स फॉर टैक्सेस। टैक्सेस में ध्यान रखना सर कौन से टैक्स को आपको अवॉइड करना है। तो सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी और कंपनसेशन सेस, इन सारे टैक्सेस को वैल्यू ऑफ सप्लाई में कंसीडर नहीं करते हैं। पर जो पुराने टैक्सेस है, म्युनिसिपल टैक्स, लोकल टैक्स, उन सबको वैल्यू ऑफ सप्लाई में कंसीडर करते हैं। एक और चीज वेरी इंपॉर्टेंट सर, जो टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स है अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961, तो ये टीसीएस को भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में नहीं जोड़ा जाता है। टीसीएस इज अ इंटरिम लेवी, नॉट अ फाइनल लेवी। तो अगर आपको एग्जाम में दिखा हुआ है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, तो ये भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में नहीं जुड़ेगा। ठीक है सर, फिर आई हो गया, डी आई ओ टी, एस स्टैंड्स फॉर सब्सिडी। अब सब्सिडी का डिस्कशन बहुत ही शानदार, मैंने सब्सिडी का आपके लिए चार्ट भी बनाया हुआ है। सर क्या है सब्सिडी? सब्सिडी का मतलब होता है वैल्यू कम करना। अब एक सब्सिडी वो है जो डायरेक्टली लिंक टू प्रोडक्ट है, और एक सब्सिडी वो है जो प्रोडक्ट से लिंक्ड नहीं है, दैट इज नोन एज ब्लैंकेट सब्सिडी, डोनेशन और ग्रांट। ये शायद आपने कॉस्टिंग में भी पढ़ा होगा, ब्लैंकेट सब्सिडी। ब्लैंकेट सब्सिडी का मतलब सिंपल होता है कि जैसे ब्लैंकेट ओवरहेड रेट रहता है,
तो वैसे ही रहता है हमारा क्या, ब्लैंकेट सब्सिडी, कि हमने एक मुश्त आपको 1 करोड़ रुपए दे दिए, हम इस सब्सिडी की बात ही नहीं कर रहे, हम उस सब्सिडी की बात कर रहे हैं जो किससे लिंक्ड है, प्रोडक्ट से। फॉर एग्जाम्पल अगर इस वाटर बॉटल पे सब्सिडी मिल रही है तो इस वाटर बॉटल से लिंक होना चाहिए, इससे लिंक नहीं होना चाहिए कि भाई हमने कितना पानी पिया। एग्जाम में क्वेश्चन आया था, आरटीपी में उन्होंने बोला था कि हम आपको मशीनरी पे सब्सिडी दे रहे हैं, बट जो मशीनरी पे सब्सिडी देंगे दैट इज लिंक्ड टू द एनर्जी सेव्ड। ऐसी सब्सिडी का कुछ भी नहीं करना, कुछ ऐड बैड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सब्सिडी इज नॉट लिंक्ड टू दी प्रोडक्ट। तो सर सब्सिडी प्रोडक्ट से लिंक्ड होनी चाहिए, और दूसरी बात हम सब्सिडी को बाय डिफॉल्ट ऐड करते, तो जो सब्सिडी प्रोडक्ट से लिंक्ड है उसको हम बाय डिफॉल्ट क्या करेंगे, ऐड। बट एक सब्सिडी को छोड़ के जो हमको किसने दी है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने। अगर कोई सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने दी है तो उसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। मतलब सर क्रक्स की बात कहें तो सब्सिडी अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी दैट इज लिंक्ड टू द प्रोडक्ट विल बी एडेड टू द वैल्यू ऑफ सप्लाई, और अगर प्रोडक्ट से लिंक्ड नहीं है तो उससे वैल्यू ऑफ सप्लाई में जोड़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो बस इतनी सी बात आपको सब्सिडी में ध्यान रखनी है कि अगर रिलायंस सब्सिडी दे, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन सब्सिडी दे, तो इन सारी सब्सिडीज को जोड़ना पड़ेगा क्या, हाँ सर जोड़ना पड़ेगा। तो देखो गिवन बाय सीजीएसजी टू प्रोड्यूसर लिंक्ड टू प्रोडक्ट, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, डोंट ऐड, और गिवन बाय अदर्स टू प्रोड्यूसर लिंक टू प्रोडक्ट देन ऐड। ठीक है, इसी के साथ हमारा इडियट्स वाला पूरा का पूरा डिस्कशन खत्म होता है। ठीक है सर, मजा आ जाए अगर आपको इसका एक क्वेश्चन भी बता दो। एक सिंपल सा क्वेश्चन वैल्यू ऑफ सप्लाई का मैं आपको बता रहा हूं, ये सबसे टफ क्वेश्चन है तभी मैंने इसको लिया है। देखो ध्यान से, बेसिक प्राइस ऑफ मशीनरी बिफोर टीसीएस 45,000 और टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, सर टीसीएस इज नॉट इंक्लूडेड इन वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब इन्होंने चुपचाप लिख दिया सब्सिडी मिली 3500 की फ्रॉम ग्रीन फाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड। बच्चा पहली नजर में तो इसको ऐड कर देगा, इसलिए ऐड कर देगा क्योंकि सर नॉन गवर्नमेंट से मिली ऐड कर देगा, पर आगे देखो इन्होंने क्या लिखा है, फॉर यूसेज ऑफ ग्रीन एनर्जी एंड सब्सिडी वॉज लिंक्ड टू यूनिट्स ऑफ नॉट अफोरसाइड मशीनरी। तो सब्सिडी मशीनरी से लिंक नहीं है, इसलिए इसको भी ऐड नहीं करेंगे। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई राजा कितना आ जाएगा, 45,000। डन है क्या? ठीक है, अब इसके बाद सुनो आप ध्यान से, सब्सिडी हमने देख लिया है और इडियट्स पूरा देख लिया है। एक बार वापस से बता दो ये इडियट्स में क्या क्या था। सर इडियट्स में एक था हमारा इंसिडेंटल एक्सपेंस, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी एंड देन आईडीआई ओस फॉर अदर एक्सपेंसेस, फिर टैक्सेस और फिर सब्सिडी। ठीक है, फिर सर दूसरा डिस्कशन हम अपने को करना है एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम का मैंने अमेंडमेंट में भी आपको डिस्कशन बताया था कि सर लॉटरी, बैटिंग, गैमलिंग, ऑनलाइन गेमिंग, कसिनोस, इन सब पे टैक्स लगेगा जब जैसे ही डिपॉजिट हो जाएगा तो वैसे ही टैक्स लग जाएगा। तो जो डिपॉजिट अमाउंट है वही बन जाएगा आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई। बाद में आप जीते हारे उससे कोई लेना देना नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ड्रीम 11 में 10,000 डिपॉजिट करे तो यही बन जाएगा हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई। सर व्हाट इफ इस 10,000 ये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, तो अगर इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है तो अगर 28% का जीएसटी है तो 10,000 अपॉन 128 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक, अगला मुद्दा कंपोजिशन। सर ये कंपोजिशन स्कीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंपोजिशन स्कीम ध्यान से सुनना, एग्जाम में अभी आया था क्वेश्चन, आगे भी आ सकता है। तो सबसे पहले समझो ये कंपोजिशन स्कीम है किसके लिए। वो छोटे लोग जिनका टर्नओवर तो एक्सीड करता है पर वो जीएसटी नंबर नहीं लेते हैं क्योंकि उनको डर लगता है जीएसटी नंबर लेने से।
इतनी सारी कंप्लायंसेस रहती है जीएसटी में, रिटर्न भरो, मंथली रिटर्न भरो, सामने वाले से टैक्स कलेक्ट करो, पीछे जो परचेस करा है उसका हिसाब रखो, तो बहुत सारी सर प्रोसीजरल कंप्लायंसेस होती है। फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी अपना फीस हाई रखते हैं। तो इन छोटे लोगों के लिए एक स्कीम लेके आए कंपोजिशन। इन्हें कहा गया कि यार आप इतनी मचमच में मत पढ़ो, आप ये वैल्यू ऑफ सप्लाई के चैप्टर में, आईटीसी वाईटीसी के चैप्टर में पढ़ो ही मत। आप तो आपका जितना भी टर्नओवर है ना, उसके ऊपर हमको एक फ्लैट रेट दे देना। जैसे ही आप टर्नओवर पे फ्लैट रेट दे देना और आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना, तो आपका काम हो जाएगा। तो कंपोजिशन वाली स्कीम आई किसके लिए? अब इसमें दो स्कीम है, एक तो 10(1) और 10(2) वाली स्कीम जो गुड्स पे लगती है, और एक है 10(2)A वाली स्कीम जो हमारी सर्विसेज पे लगती है। अब सब ध्यान से इधर देखो, अगर हम गुड्स वाली स्कीम की बात कर रहे हैं, अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक है, तो मैं करंट फाइनेंशियल ईयर में कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा। और करंट फाइनेंशियल ईयर में भी मैं 1.5 करोड़ रुपए तक कंपोजिशन स्कीम ले सकता। ये 1.5 करोड़ 75 लाख हो जाएगा 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में। सर वो 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हम कैसे याद रखेंगे? तो आप 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को ऐसे याद रखना कि भाई मैं किधर गया, मैं सत्यनारायण भगवान की कथा में गया, वो भी किसके साथ? उसके साथ। और पता है वो कहाँ हो रही थी? उत्तराखंड में हो रही थी। ये मैं नहीं है, ये मैं। तो इसमें कितने एम है सर? इसमें 3 एम है, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम। और सर किसके साथ कहाँ गए थे सर आप? सत्यनारायण भगवान। सर करवा चौथ पे सत्यनारायण। सिक्किम, आंध्र प्रदेश, फिर त्रिपुरा। यहाँ पे आंध्र प्रदेश नहीं है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। इसको प्लीज ध्यान रखना, एग्जाम में वो इधर ही खेलेगा। मतलब आंध्र प्रदेश में लिमिट कितनी है? यही है आंध्र प्रदेश में सर वो 150 लाख। और आसाम में भी कितनी है सर? 150 लाख। तो जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है ना, यहाँ पे 75 लाख की लिमिट है। पर क्या है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स? ये सारी। ठीक है, तो इतनी सी बात मैंने आपको बताई अभी कि सर कंपोजिशन स्कीम क्या है। 150 लाख, तो करंट ईयर में आप कितने तक ले सकते हो? 1.5 करोड़। अब ये जो गुड्स वाली स्कीम है ना, इसमें इन्होंने रेस्टोरेंट वालों को भी जोड़ा है। तो गुड्स वाली स्कीम में रेस्टोरेंट वालों को भी इंक्लूड करा गया है। मतलब रेस्टोरेंट वाले भी सर ये गुड्स वाली स्कीम ले सकते हैं क्या? हाँ सर ले सकते हैं। सर आखिरकार वो फ्लैट रेट कौन सा है? तो भाई मैन्युफैक्चरर के लिए 1%, पर 1% ऑफ ऑल। ऑल मीन्स सर ऑल, जहां पे टैक्सेबल भी आएगा और एग्जेम्प्ट भी आएगा। सर रेस्टोरेंट पे रेट है हमारा 5%। अच्छा 5% ऑफ ऑल, ऑल में टैक्सेबल भी आएगा और एग्जेम्प्ट भी आएगा। और ट्रेडर में ध्यान रखना 1% ऑफ, मतलब ट्रेडर के लिए एग्जेम्प्ट सप्लाई को देखने की जरूरत नहीं है। और पूरे कंपोजिशन चैप्टर में इंटरेस्ट ऑन लोन्स, एडवांसेस एंड डिपॉजिट, पूरे कंपोजिशन चैप्टर में उसको ऐसे इग्नोर करना जैसे आप अपनी एक्स को इग्नोर करते हो। देख के ऐसे मुंह पलटा देना। किसको बेटा? इंटरेस्ट ऑन लोन्स, एडवांसेस और डिपॉजिट को। ना एग्जेम्प्ट सप्लाई में आएगा और ना ही उसके ऊपर कोई जीएसटी वीएसटी की बात होगी। ठीक है, अब सर सर्विसेज का, तो सर्विसेज में 10(2)A वाली स्कीम है। और सर्विसेज में अगर आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 50 लाख तक है, तो करंट फाइनेंशियल ईयर में आप कंपोजिशन ले सकते हो अप टू 50 लाख। ठीक है सर, सर्विसेज में रेट कितना है? तो सर्विसेज में रेट है हमारा 6%। अब सुनना ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से सुनना, यहां बच्चे बड़ी गड़बड़ करते हैं। मेरा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर है 0, तो क्या मैं करंट फाइनेंशियल ईयर में कंपोजिशन ले सकता हूं? हाँ सर ले सकते हो, क्योंकि अगर प्रीसीडिंग में अप टू 150 लाख है तो करंट में आप कंपोजिशन ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अप्रैल मई जून में आपका टर्नओवर हुआ 20 लाख, जुलाई अगस्त सितंबर में हुआ आपका 40 लाख, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आपका हुआ 90 लाख, और जनवरी फरवरी मार्च में हुआ आपका 30 लाख।
अब अज्यूमिंग हमारे ऊपर 20 लाख की लिमिट एप्लीकेबल है, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूं, क्योंकि अगर कोई लिमिट नहीं दी रहते हैं तो 20 लाख की लिमिट मानते। अब डाउट यह है कि सर कंपोजिशन आप ले तो रहे हो, पर कंपोजिशन में सर कौन से वाले आप रेस्टोरेंट तो नहीं हो, मैं नॉर्मल मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर हूं जिसपे 1% का रेट लग रहा है। ये जो पहला 20 लाख है ना, इस 20 लाख पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि सर यहां पे तो हमारा जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ही, तो ये जो 20 लाख है ना, इसको एग्रीगेट टर्नओवर में तो जोड़ेंगे, बट टर्नओवर इन द स्टेट में नहीं जोड़ेंगे। मतलब टर्नओवर इन द स्टेट मतलब वो टर्नओवर जिसके ऊपर आपको जीएसटी देना है। अब सर वो जो जुलाई अगस्त सितंबर है, जुलाई अगस्त सितंबर में आप जीएसटी आप कंपोजिशन में हो, हाँ लो भाई। सर कितना परसेंट है? 1%, तो 40 लाख का 1% हो गया हमारा कितना? 40,000, 20,000 सीजीएसटी और 20,000 एसजीएसटी। सर 90 लाख आप लो भाई कंपोजिशन, 90 लाख का 1% हो गया 90,000, तो 45,000 सीजीएसटी और 45,000 एसजीएसटी। अब ध्यान से देखो सब बच्चों इधर, सर आपका टर्नओवर 150 लाख से क्रॉस हो गया, 20, 40, 60, 60 और 90। जैसे ही 150 लाख क्रॉस हुआ, अब आप जनवरी फरवरी मार्च में कंपोजिशन नहीं ले सकते और आप कौन सी स्कीम में आ जाओगे? नॉर्मल। इसका मतलब है आप नॉर्मल में आ गए तो आप पब्लिक से टैक्स भी चार्ज कर सकते हो और जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो भी आपको मिल जाएगा। तो मुद्दे की बात बस इतनी सी है कि 1 अप्रैल से लेकर जब तक मेरा जीएसटी नंबर नहीं है या जब तक मेरा थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं होता, वो वाले टर्नओवर को कंपोजिशन लिमिट चेक करते टाइम तो काउंट करेंगे, बट उस टर्नओवर पे कोई जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। सर ऐसा सेम केस सर्विसेज में भी हो सकता है, तो गुड्स की जगह पे चलो अपन सर्विसेज का एग्जांपल ले लेते हैं। अब अप्रैल मई जून, फिर जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च। अज्यूमिंग लिमिट है 20 लाख की। अप्रैल मई जून में आपका टर्नओवर है 20, जुलाई अगस्त में 30, इधर हुआ 10, इधर हुआ 10। सर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपका टर्नओवर 0 है, तो आप करंट फाइनेंशियल ईयर में कंपोजिशन ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि सर्विसेज वाले तब ले सकते हैं जब उनका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर अप टू 50 लाख हो। अब सर ये वाला जो टर्नओवर है ना, इस पे आपको जीएसटी देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑल्दो ये वाला टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट होगा जब हम लिमिट चेक करेंगे कि भाई ये क्रॉस हो रहा है या नहीं। इसका मतलब है सर ये जो 30 लाख है ना, इस पे तो 6% लग जाएगा, दैट इज 1 लाख। अब सर आप ये मत बोलना कि अभी टर्नओवर क्रॉस नहीं हुआ, टर्नओवर क्रॉस हो गया क्योंकि सर उसमें 20 लाख को भी जोड़ा जाएगा। तो 20 और 30 टोटल कितना हो गया? अब जैसे ही 50 हो गया मतलब आप कंपोजिशन से आउट, और इधर आपको कौन सी स्कीम लेनी पड़ेगी? नॉर्मल लेनी पड़ेगी। डन है क्या क्लास? बहुत बढ़िया। सर कंपोजिशन स्कीम में हमने अब जो जो बातें देखी एक बार देख लेते हैं। एक तो 1.5 करोड़ 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, भूलना मत, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे आसाम और आंध्र प्रदेश नहीं है। आसाम और आंध्र प्रदेश में 1.5 करोड़ की लिमिट ही लगती है। बारीक बारीक बातें हैं सर। वो जो कंपोजिशन है वो सर्विसेज में कितनी राजा? 50 लाख। सर्विसेज में कोई स्पेशल कैटेगरी का लफड़ा नहीं है। उसके बाद सर ये टर्नओवर में क्या क्या चीजें जोड़ी जाएगी? सब जोड़ना है एग्रीगेट टर्नओवर में। टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट, एक्सपोर्ट, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ ऑल द पर्सन हैविंग द सेम पैन। और क्या नहीं जोड़ना? सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, सेस नहीं जोड़ना। इनवर्ट सप्लाई जोड़ने की जरूरत नहीं है, भले उसका टैक्स में रिवर्स चार्ज में दूं या फॉरवर्ड चार्ज में दूं, ये मेरी परचेस है, ये मेरी सेल नहीं है। और एक और चीज, पूरे कंपोजिशन में राजा इंटरेस्ट ऑन लोन्स, एडवांसेस एंड डिपॉजिट, ना तो ये एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनेगा और ना ही ये टर्नओवर इन द स्टेट का पार्ट बनेगा। मतलब आपको बिल्कुल इंटरेस्ट ऑन लोन्स, एडवांसेस एंड डिपॉजिट को पूरी तरह से इग्नोर करना है। ना इस पे जीएसटी आएगा और ना ही ये टर्नओवर में जुड़ेगा। ठीक है सर,
क्या वो 1 अप्रैल से लेकर जिस दिन तक हमारा रजिस्ट्रेशन है, क्या वो एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनेगा? हाँ सर, एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट तो बनेगा, बट टर्नओवर इन द स्टेट का पार्ट नहीं बनेगा। और कंपोजिशन में जो हमको जीएसटी पे करना होता है वो एग्रीगेट टर्नओवर का नहीं करना रहता, वो हमें करना रहता है टर्नओवर इन द स्टेट का। थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप कंपोजिशन स्कीम लेते हो तो आप करंट फाइनेंशियल ईयर में इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते। इंटर स्टेट मतलब सर एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते। हाँ, एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते, इंटर स्टेट सेल नहीं कर सकते। परचेज आपको झान्नुम से करनी है, झान्नुम से करो, परचेस इज अलाउड। मतलब क्या मैं इंटर स्टेट खरीद सकता हूं? हाँ सर, इंटर स्टेट खरीद तो सकता हूं पर इंटर स्टेट बेच नहीं सकता। सर तो फिर यहां पे इन्होंने इंटर स्टेट और एक्सपोर्ट क्यों जोड़ा है? राजा ये प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में मैं कुछ भी कर सकता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे ही मैं करंट फाइनेंशियल ईयर में कंपोजिशन ले रहा हूं तो ना तो मैं इंटर स्टेट सेल कर सकता हूं, ना ही मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूं। परचेज इज अलाउड, परचेज यू कैन डू फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ठीक है सर, रेट क्या है? तो रेट है मैन्युफैक्चरर के लिए 0.5% CGST, 0.5% SGST, इफेक्टिव रेट इज 1%। पर सर इनको हटा देना भाई, ये लोग अगर मैन्युफैक्चरर हैं तो ये कंपोजिशन नहीं ले सकते हैं, मतलब इन्हें नॉर्मली लेनी पड़ेगी। हाँ सर, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो ऑफ नोटिफाइड गुड्स देन यू कैन नॉट टेक कंपोजिशन। अगर आप ट्रेडर हो तो आप ले सकते हो। कौन नहीं ले सकता है? मैन्युफैक्चरर। तो भाई इस रिवीजन में हम बारीक बारीक बातें भी कवर करेंगे। सर नोटिफाइड गुड्स मतलब, सर इसको हमने ऐसे याद रखा था कि भाई क्लास का एक बच्चा है अतुल, और अतुल थोड़ा ड्रिंक व्रिंक करके आया था, तो उसके पापा ने स्मेल करी कि भाई ये ड्रिंक व्रिंक करके आया है। तो सबसे पहले तो अतुल ने क्या करा, सर जैसे ही उसने ड्रिंक करी तो उसने पान मसाला खाया ताकि स्मेल कम आए, फिर उसने आइसक्रीम भी। पर पापा तो पापा है, जीन्स तो पापा के आएंगे। पापा को समझ में आ गया कि भाई ये तो ड्रिंक करके आया है, तो पापा ने सबसे पहले इसको फ्लाई एज ब्रेक मारी, हल्की वाली, इसने कैच कर ली। चला पापा, फिर पापा ने बोला बहुत तेज चल रहा है, तो पापा एक फॉजिल मील लेके उठा के, फिर इसने वो डिफेंस कर दी। फिर ये दोनों छत पे भागे, तो छत वाली टाइल है ना, रूफिंग टाइल, वो भी पापा लेके आए। बस इससे आपको ध्यान रखना है क्या, मैन्युफैक्चरर ऑफ नोटिफाइड गुड्स। सबसे पहले आइसक्रीम, फिर पान मसाला, फिर टबैको, एरिटेड वाटर्स, लिम्का, स्प्राइट, स्टिंग एनर्जी, रेड बुल, इन सबको बोलते हैं हम क्या, एरिटेड वाटर्स। ठीक है, फिर सर फ्लाई ऐश ब्रेक, फ्लाई ऐश एग्रीगेट, फॉजिल मिल, सिमिलर सिलिशियस अर्थ, बिल्डिंग ब्रेक, अर्थिंग और रूफिंग टाइल, इनका ट्रेडर ले सकता है, मैन्युफैक्चरर नहीं ले सकता। सर रेस्टोरेंट वाले पे क्या रेट है? रेस्टोरेंट वाले पे 2.5% CGST, 2.5% SGST, इफेक्टिव रेट इज 5%। और सर एनी अदर सप्लायर दैट इज ट्रेडर, तो ट्रेडर पे 1% ऑफ, मतलब एग्जेम्प्ट सप्लाई कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। मतलब क्या यहाँ पे एग्जेम्प्ट कंसीडर करेंगे? हाँ, यहाँ पे एग्जेम्प्ट कंसीडर करेंगे। हाँ, पर सर एक बात बताओ, यहाँ पे अगर एग्जेम्प्ट में इंटरेस्ट ऑन लोन्स, एडवांसेस एंड डिपॉजिट है, सर वो तो देखना ही नहीं, ना यहाँ पे देखना है ना यहाँ पे देखना है। डन है क्या क्लास? बहुत बढ़िया। इफेक्टिव रेट इज हाउ मच? 1 and 5%। सर्विसेज वालों का रेट, सर सर्विसेज वालों का 6% रेट है, 3% CGST और 3% SGST। ठीक है सर, ये देख लो टर्नओवर इन द स्टेट। टर्नओवर इन द स्टेट में कौन सा टर्नओवर नहीं आएगा? सर टर्नओवर इन द स्टेट में वो टर्नओवर नहीं आएगा 1 अप्रैल से लेकर जब तक आपका जीएसटी नंबर थ्रेशोल्ड नहीं आया है, वो टर्नओवर इन द स्टेट का पार्ट नहीं बनेगा, क्योंकि तब आपके पास जीएसटी नंबर ही नहीं था। ठीक है, हाँ, हु आर नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन? सर अगर आप वो गुड्स और सर्विसेज बेचते हो डेट आर नॉट लाइबल फॉर टैक्स, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पेट्रोलियम, हाई स्पीड डीजल, तो आप कंपोजिशन नहीं ले सकते। एक और चीज, इंटर स्टेट नहीं बेच सकता। अगर कंपोजिशन है तो करंट फाइनेंशियल ईयर में बेच नहीं सकता, खरीद जरूर सकता है सर, खरीदने में कोई रोका टोकी नहीं है। एक और चीज सर, अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बेच रहे हो, अमेजॉन के थ्रू बेच रहे हो, तो भी आप कंपोजिशन नहीं ले सकते। बट इसमें एक अमेंडमेंट है सर, अमेंडमेंट ये है कि अगर आप
इंट्रास्टेट बेच रहे हो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, तो क्या आप कंपोजिशन ले सकते हो? हाँ राजा, आप कंपोजिशन ले सकते हो। ये मैंने चिल्ला चिल्ला के अमेंडमेंट क्लास में भी बताया है, ये मैंने क्लास में भी बताया है कि अगर एक इंसान ब्लिंकिट के थ्रू बेचना चाह रहा है और ब्लिंकिट ये वादा कर दे कि इंट्रास्टेट बेचेगा और हम भी ये वादा कर दें इंट्रास्टेट बेचेंगे, तो सर एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ेगा, पैन एड्रेस स्टेट बतानी पड़ेगी, एक से ज्यादा एनरोलमेंट नंबर नहीं हो सकता, एक से ज्यादा स्टेट में नहीं बेच सकते। ऐसे लोगों को पहले तो रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, एनरोलमेंट नंबर के बेस पे धंधा चला सकते। पर सर जैसे ही टर्नओवर क्रॉस कर गया 10, 20, 40 से, तो फिर सर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। क्या ऐसे लोग कंपोजिशन भी ले सकते हैं? हाँ सर, ऐसे लोग कंपोजिशन भी ले सकते हैं। तो ये बहुत सदी का सबसे बड़ा अमेंडमेंट है, हो सकता है आपके एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आ जाए। फिर सर मैन्युफैक्चर ऑफ आइसक्रीम, पान मसाला, टबैको, एरिटेड वाटर और मैन्युफैक्चर ऑफ अदर नोटिफाइड गुड्स लाइक फॉसिल मील, सिलिशियस अर्थ, बिल्डिंग ब्रिक, अर्थिंग और रूफिंग टाइल्स। सीटीपी, एनआरटीपी कंपोजिशन नहीं ले सकता। और अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आया था, सितंबर वाला क्वेश्चन अभी हम करेंगे भी सही। क्या सर अगर आपने गुड्स वाली स्कीम ली है तो आप थोड़ी बहुत सर्विसेज भी दे सकते हो? सर हम कितनी सर्विसेज दे सकते हैं? 10% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और 5 लाख विच एवर इज हायर। टर्नओवर देखना है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का, बस इतना सा ध्यान रखना। सर ये लोग थोड़ी बहुत क्या दे सकते हैं? सर्विसेज दे सकते हैं। अगर इससे एक्सीड कर गई तो फिर आप कंपोजिशन से ऑटोमेटिकली आउट हो जाओगे, ठीक है? तो ये ध्यान रखना। सर अगर कोई रिवर्स चार्ज का टैक्स है तो वो कंपोजिशन वाले को नॉर्मल में ही देना पड़ेगा। कंपोजिशन ऐसा नहीं बोल सकता कि भाई फ्लैट रेट है तो फ्लैट रेट पे टैक्स लो। अगर कंपोजिशन वाले को कोई टैक्स रिवर्स चार्ज में देना है तो नॉर्मल रेट पे ही लगेगा। सर सीटीपी, एनआरटीपी कैन नॉट टेक कंपोजिशन, और कंपोजिशन वाले को चिल्ला चिल्ला के बताना पड़ेगा। जहां पे बोर्ड लगाएगा नेम बोर्ड, नेम बोर्ड के नीचे जीएसटी नंबर, जीएसटी नंबर के नीचे लिखा रहना चाहिए क्या? आई एम दी कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन। और जो भी टैक्स इनवॉइस आप इश्यू करो उसमें भी आपको लिखना पड़ेगा आई एम दी कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन। ये सारे नोटिफाइड गुड्स हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए कि नोटिफाइड गुड्स का मैन्युफैक्चरर कंपोजिशन नहीं ले सकता है, ठीक है? सर कंपोजिशन स्कीम कब तक वैलिड रहेगी? जिस दिन आपका टर्नओवर 150 लाख, 75 लाख या 50 लाख से क्रॉस कर गया, उस दिन से आप आउट हो जाओगे। किससे? कंपोजिशन। अगर आपने इंटरस्टेट सप्लाई कर दी तो भी आप कंपोजिशन से आउट। अगर आप नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चरर बन गए तो भी आप कंपोजिशन से आउट। सर बताना पड़ेगा, हाँ राजा बताना पड़ेगा। 7 दिन के अंदर अंदर, जैसे ही वो घटना हुई उसके 7 दिन के अंदर अंदर आपको प्रॉपर ऑफिसर को बताना पड़ेगा कि हम कंपोजिशन से आउट हो गए हैं। सर जैसे ही कंपोजिशन से आउट होंगे अब हम टैक्स इनवॉइस बनाएंगे, क्योंकि पहले कंपोजिशन में हम बिल ऑफ सप्लाई बनाते थे और ना तो हम सामने वाले से टैक्स ले सकते थे और ना ही पीछे से जो परचेस करा है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट हमको मिलता था। बट सर क्योंकि अब हम कंपोजिशन से आउट हो चुके हैं तो अब हम टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे और हम हमारे कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करेंगे और सर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो भी हमको मिल जाएगा, ठीक है? सर क्या हम कंपोजिशन से विड्रॉल रेट्रोस्पेक्टिव ले सकते हैं क्या? तो सर हम रेट्रोस्पेक्टिव विड्रॉल नहीं ले सकते हैं। जिस दिन आपने इंटीमेशन फाइल करा बस उसी दिन से आपका कंपोजिशन से विड्रॉल हो जाएगा। प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो आपको रेट्रोस्पेक्टिव विड्रॉल भी दे सकता है, पर आप रेट्रोस्पेक्टिव विड्रॉल नहीं ले सकते हो, ठीक है? बस इतनी सी बात है। तो देखो सर, रजिस्टर्ड पर्सन एप्लीकेशन फाइल करो, जो आपने एप्लीकेशन में डेट बता दी बस उस दिन से आपका विड्रॉल हो जाएगा। क्या मैं फाइनेंशियल ईयर के प्रायर से डेट इज रेट्रोस्पेक्टिव विड्रॉल ले सकता हूं? नहीं। बट सर अगर प्रॉपर ऑफिसर को लग रहा है कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन, आपका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में ज्यादा है पर फिर भी आपने कंपोजिशन लेके रखी है, तो फिर आपको शो कॉज नोटिस आएगा, इसका जवाब देना पड़ेगा। और प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो रेट्रोस्पेक्टिव विड्रॉल भी कर सकता है क्योंकि वो प्रॉपर ऑफिसर, ठीक है? और सर फिर आपको है ना स्टॉक की भी डिटेल देनी पड़ेगी। स्टॉक की डिटेल देनी पड़ती है आपको 30 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि अब आप कंपोजिशन से नॉर्मल में आ रहे हो तो अब आप इनपुट टैक्स क्रेडिट भी ले सकते हो।
7 दिन में बताना है, स्टॉक की डिटेल कितने दिन में देनी है, 30 दिन। एक और इंपॉर्टेंट चीज, कंपोजिशन स्कीम सर ऐसा नहीं है कि अगर आप एमपी में भी धंधा चलाते हो, महाराष्ट्र में भी चलाते हो, यूपी में भी चलाते हो, तो ऐसा नहीं कि एमपी में आपने कंपोजिशन ली, महाराष्ट्र में आपने नॉर्मल ली, यूपी में कंपोजिशन ली। लेना है तो हर जगह कंपोजिशन लेना पड़ेगा, या तो हर जगह नॉर्मल ले, क्योंकि कंपोजिशन स्कीम इज पैन वाइज। जितने भी आपके जीएसटी नंबर उस पैन से इंटरलिंक्ड है और जो भी सारे आपके डिस्टिंक्ट पर्सन है उन सबके ऊपर एक साथ कंपोजिशन स्कीम एप्लीकेबल होगी। और अगर एक से भी कंपोजिशन स्कीम बाहर हो गई तो सबके ऊपर से ऑल टुगेदर कंपोजिशन स्कीम बाहर हो जाएगी। ठीक है, तो सर अगर एक से विड्रॉल करा तो ऑटोमेटिकली सब बिजनेस से विड्रॉल हो जाएगा, क्योंकि कंपोजिशन स्कीम इज यूनिफॉर्मली ऑन द सेम पेन। कंपोजिशन वाला किसी से भी टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता, कंपोजिशन वाला कोई क्रेडिट चेन में नहीं आ सकता, और सर पेनल्टी लग जाएगी इन केस ऑफ इरेगुलर अवेलमेंट ऑफ कंपोजिशन स्कीम। डन है क्या क्लास? सर इस बार कंपोजिशन का वो क्वेश्चन कराओ ना जो आप बोल रहे हो कि एग्जाम में आया था। ठीक है, वाह, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया था। ये देखो, आपको मैं बताता हूं, देखो इन्होंने क्या चालबाजी करी। मिस्टर टी इज रजिस्टर्ड डीलर ऑफ आंध्र प्रदेश, और मैंने जो आपको कहा था वही इन्होंने चालबाजी करी कि भाई आंध्र प्रदेश इज नॉट अ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, जहां पे कितनी लिमिट लगेगी भाई, और आधे बच्चे यहीं पे गड़बड़ करके आए होंगे। ठीक है सर, क्या बनाता है ये? मशीनरी। पिछले साल का टर्नओवर है 1.32 करोड़, बहुत बढ़िया सर, 1.5 करोड़ के अंदर अंदर है, गुड्स है, तो ये कंपोजिशन ले सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। It was the first year, so they had not started providing the services. फाइनेंशियल ईयर 23-24 से वो सोच रहे हैं कि हम सर्विसेज भी दें ऑफ ₹6.25 लाख। सर देखो, कंपोजिशन वाला सर्विसेज दे सकता है अप टू 10% ऑफ द टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और 5 लाख रुपीज विच एवर इज हायर। हमारा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर था 1.32 करोड़, उसका 10% निकालेंगे तो आएगा 13,20,000, 13,20,000 और 5 लाख विच एवर इज हायर। मतलब हम करंट फाइनेंशियल ईयर में सर्विसेज दे सकते हैं। कितने तक की सर्विसेज दे सकते हैं सर? 13,20,000 तक की सर्विसेज दे सकते हैं। और इसने कितने तक की दिए? कोई दिक्कत की बात नहीं है। और सर पर इसने रॉ मटेरियल खरीदा है। भाई खरीद आप कहीं से भी सकते हो, बेचना अलाउड नहीं है। तो इन्होंने पूछा क्या ये 10-1 वाली कंपोजिशन ले सकता है? हाँ सर, ये 10-1 वाली कंपोजिशन ले सकता है और सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी के साथ आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई का रिवीजन खत्म होता है। राजा ज्यादा दिन बचे नहीं है आपके पेपर में। अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा हो तो आंख बंद करो, पापा मम्मी का चेहरा याद करो और देखो कि यार अगर हम फेल हो गए तो आपके पापा मम्मी भी फेल हो जाएंगे। तो अभी आपका ये हाई टाइम चल रहा है तो 10 घंटे 12 घंटे पढ़ाई करो। लोग बोलेंगे आपको कि यार बहुत पढ़ रहा है, हाँ तो भाई उनको नहीं पढ़ना है, आप अपना चुपचाप पढ़ते रहो। मिनिमम 12 घंटे एफिशिएंट स्टडी आपको पढ़ना ही है और क्लॉक चालू करके पढ़ाई करा करो। अपने आप से झूठ मत बोला करो, पढ़ाई करनी है। क्लॉक शुड ऑलवेज बी देयर, क्लॉक में टाइम चालू करो और अगर टाइम चालू रहेगा तो आप अपने आप को धोखा नहीं दोगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब करो। थैंक यू।